आज हम लोग समझेंगे बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, यानी बोहर का एटॉमिक मॉडल क्या कहता है। तो नील बोहर जो थे वो एस्टन रदरफोर्ड के स्टूडेंट ही थे और इन्होंने अपने मॉडल से अपने जो गुरुजी थे उनके मॉडल में जो कमियां रह गई थी उन्हें पूरा करने की कोशिश करी, यानी उन्हें करेक्ट करने की कोशिश करी। तो उन्होंने बेसिकली अपने मॉडल में दो पोस्टुलेट कहे जो पूरी तरह से उन रदरफोर्ड के मॉडल के आंसर्स हैं। जो क्वेश्चन पूछे गए थे रदरफोर्ड से जिनका आंसर वो नहीं दे पाए थे उनके आंसर नील बोहर ने दिए। पहला पोस्टुलेट क्या कहता है? पहला पोस्टुलेट उन्होंने ये दिया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, जिनकी उन सर्कुलर पाथ की एनर्जी फिक्स होती है। भाई रदरफोर्ड ने कहा था कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, लेकिन वो ये नहीं बता पाया कि उनकी एनर्जी का क्या होता है, उनकी एनर्जी किस तरह से वो लूज़ नहीं होती और वो कोलैप्स नहीं कर जाते प्रोटॉन के अंदर। ये बात रदरफोर्ड नहीं बता पाए थे, लेकिन नील बोहर ने इसको क्लियर किया। उसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सर्कुलर पाथ्स में रिवॉल्व करते हैं। जो सर्कुलर पाथ्स होते हैं इनकी एनर्जी फिक्स होती है। आई बात समझ में? ये जो पाथ होते हैं इन्हें हम लोग बेसिकली बोलते हैं ऑर्बिट्स या फिर एनर्जी शेल्स या एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी जो एनर्जी होती है वो फिक्स होती है और अलग अलग होती है, यानी लेवल के फॉर्म में, पहले की कम फिर ज़्यादा फिर ज़्यादा फिर ज़्यादा, और ये न्यूक्लियस के चारों ओर प्रेजेंट होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपनी एनर्जी लूज़ नहीं करते क्योंकि वो एक फिक्स्ड एनर्जी शेल के अंदर रिवॉल्व करते रहते हैं। उनकी एनर्जी उस एनर्जी जो लेवल है उसकी एनर्जी के इक्वल होती है। जो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसकी एनर्जी उस लेवल की एनर्जी के इक्वल होगी, तो वो अपनी एनर्जी को लॉस नहीं करेंगे, एमिट नहीं करेंगे। ये जो ऑर्बिट्स हैं ये स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहलाते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता, फिक्स एनर्जी होती है। इलेक्ट्रॉन्स उसी एनर्जी में रिवॉल्व करते रहते हैं। नो एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस, यानी एनर्जी ना तो वो एब्जॉर्ब करते हैं ना ही वो इमिट करते हैं, सेम एनर्जी रहती है, इसलिए उन ऑर्बिट्स को स्टेशनरी ऑर्बिट्स बोलते हैं। अब यहाँ से हमें पॉइंट मिला एनर्जी शेल्स का। क्या होती है एनर्जी शेल्स? अब ढंग से समझो। ये तो कह दिया बोहर ने कि भाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर एनर्जी शेल्स में रिवॉल्व करते हैं, लेकिन अब वो होते क्या है वो समझो। तो ये जो एनर्जी शेल्स होते हैं इन्हें बेसिकली हम लोग KLMN या फिर 1 2 3 4 इनसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब इन शेल्स की जो एनर्जी है वो इंक्रीज़ होती रहती है। क्या होती रहती है? इंक्रीज़, बढ़ती रहती है। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस है हमारे पास में, उसके चारों ओर मान लो 4 शेल्स प्रेजेंट है, 1 2 3 एंड 4। ये 4 शेल्स प्रेजेंट हैं इसके चारों ओर, ठीक है। तो फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल और फोर्थ शेल, तो सेकंड शेल की जो एनर्जी है वो फर्स्ट से ज़्यादा होगी, थर्ड की सेकंड से ज़्यादा होगी और फोर्थ की थर्ड से ज़्यादा होगी। इस तरह एनर्जी इंक्रीज़ होती रहेगी, यानी एनर्जी का जो ऑर्डर होगा वो कुछ ऐसे होगा। अब मान लेते हैं कि जो फर्स्ट शेल है उसकी एनर्जी सबसे कम है, n की वैल्यू 1 है। कौन सा शेल है? फर्स्ट शेल है, तो एनर्जी सबसे कम होगी, n = 2, यानी सेकेंड शेल है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, n = 3। थर्ड शेल है तो उसकी एनर्जी और ज़्यादा होगी। तो n क्या है? बेसिकली इंटीजर है, उसकी एनर्जी इंक्रीज़ होती रहेगी विद द नंबर ऑफ n। शेल्स की जो एनर्जी है वो इंक्रीज़ होती रहेगी विद द नंबर n, ठीक है। आई बात समझ में? अब हमारे दिमाग में एक और क्वेश्चन था जो हमने पिछली बार छोड़ा था कि भाई बहुत सारे शेल्स प्रेजेंट हैं तो किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ पाएंगे। तो उसको लेके एक फॉर्मूला मिला हमें। किसी भी शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2n² के इक्वल। यहाँ पे n क्या है? यही नंबर ऑफ शेल। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट शेल है n = 1, तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2n², तो 2 × n की क्या वैल्यू है? 1।
क्या हो जाएगा 2, यानी फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं आएंगे। सेकेंड शेल है n इज इक्वल्स टू क्या है 2 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो गया 8, यानी मैक्सिमम इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो एनर्जी शेल्स की एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ होती रहती है विद द नंबर n, यानी 1 होगा तो सबसे कम, 2 की उससे ज़्यादा, 3 की उससे ज़्यादा, फिर 4 की उससे ज़्यादा, 5 की और उससे ज़्यादा, और उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे वो पता लगाने के लिए हम लोग ये 2n² वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। फर्स्ट शेल है तो 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल है तो 8 इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह से। सो ये देखिए, ये है हमारा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अराउंड क्या है, ये एनर्जी शेल्स हैं, कह सकते हैं ऑर्बिट्स हैं। ये है फर्स्ट शेल जिसको हमने बोला K, कौन सी शेल है ये, फर्स्ट शेल, n इज इक्वल्स टू 1। फिर ये है सेकेंड शेल जिसे हमने बोला L, कौन सी शेल है सेकेंड, तो n इज इक्वल्स टू 2। फिर है M, थर्ड शेल, जो n इज इक्वल्स टू 3। इस तरह से N, O, P, Q ऐसे बहुत शेल्स हो सकती हैं अराउंड न्यूक्लियस। जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके अकॉर्डिंग शेल का नंबर डिसाइड होगा। ये तो था इसका पहला पोस्टुलेट। अब आती है बात दूसरे पोस्टुलेट की, क्या थी, उसने ये तो कहा नील बोहर ने कि एक जो इलेक्ट्रॉन है वो उस ऑर्बिट के अंदर है, उसकी एनर्जी फिक्स है। लेकिन अब उसने दूसरी बात ये कही कि अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी को चेंज करना है, यानी अपने एनर्जी शेल को चेंज करना है, मान लो इलेक्ट्रॉन K शेल के अंदर था और अब उसे L शेल के अंदर जाना है, तो वो क्या करेगा, वो या तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स एनर्जी टू गो फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट। K में था, एनर्जी कम थी, इससे ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिट में जाना है, L ऑर्बिट के अंदर जाना है, तो ये क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, जिससे उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाएगी और वो L ऑर्बिट के अंदर चला जाएगा। मान लो कोई इलेक्ट्रॉन M ऑर्बिट के अंदर है और उसे L ऑर्बिट के अंदर आना है, तो वो क्या करेगा, वो एनर्जी को रेडिएट करेगा, इमिट करेगा, लॉस करेगा, एनर्जी को निकालेगा, जिससे उसकी एनर्जी कम हो जाएगी और वो L ऑर्बिट के अंदर आ जाएगा। या ज़्यादा एनर्जी निकालेगा तो K ऑर्बिट के अंदर आ जाएगा। आई बात समझ में। अगर इलेक्ट्रॉन को हायर ऑर्बिट के अंदर जाना है तो एनर्जी अब्जॉर्ब करता है, लोअर में आना है तो एनर्जी इमिट करता है, ठीक है। अब वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, मान लो K से L के अंदर जा रहा है तो उसने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी, वो होता है E इज इक्वल्स टू H न्यू के इक्वल। यहाँ पे ये जो H है ये है प्लांक्स कांस्टेंट, इसके बारे में हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, आगे क्लासों में अच्छे से हमें समझ आएगा। और न्यू ये जो है इसे बोलते हैं न्यू, ये होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जब हम साउंड चैप्टर पढ़ेंगे तब हमें फ्रीक्वेंसी के बारे में भी पता चल जाएगा क्या होती है फ्रीक्वेंसी। बेसिकली अगर हमें निकालना है कि कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब करी K से L में जाने में, तो हम लोग क्या करेंगे, L ऑर्बिट की जो एनर्जी है उसमें से माइनस कर देंगे K ऑर्बिट की एनर्जी को, तो हमें पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन ने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी, ठीक है। चलिए, ये 2 पोस्टुलेट नील बोहर ने हमें दिए और इन पोस्टुलेट से उसने जो डाउट्स थे पिछले वाले एटॉमिक मॉडल के, जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था, उसे क्लियर कर दिया। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के जो ड्रॉबैक्स थे, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किस तरह से अपने एनर्जी को मेंटेन करते हुए रिवॉल्व करता है, वो भी उसने बता दिया कि वो फिक्स्ड एनर्जी शेल में रिवॉल्व कर रहा है, ना तो एनर्जी को लॉस कर रहा है ना एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, जितनी एनर्जी है उतनी ही एनर्जी के साथ रिवॉल्व करता जा रहा है। और दूसरा पोस्टुलेट इसने बता दिया कि उसे एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है, इमिट करनी है, अपने एनर्जी शेल को चेंज करना है, तो वो किस तरह करेगा। और ये भी बता दिया कि किस ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। आई बात समझ में। चलिए, आज की क्लास हम लोग यहीं करते हैं ख़त्म। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इसे शेयर करना, और कोई भी डाउट दिमाग में आता है तो फटाफट से कमेंट कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच।